वॉशिंग मशीन नहीं चल सकती। वॉशिंग मशीन नहीं चल सकती उसके बिना, ठीक है। फोन चार्ज फोन नहीं भी हो चार्ज नहीं हो सकता है। फोन चार्ज भी हो सकता, आप क्लास नहीं ले सकते इलेक्ट्रिसिटी के बिना, हैं? तो ले रही इलेक्ट्रिसिटी के बिना क्लास। मतलब आपके घर पे नहीं, कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो नहीं ले पाओगे ना, क्योंकि नेटवर्क नहीं आएंगे फिर फोन में, क्योंकि टावर भी तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। यस सर। और बताओ कुछ। चलो अभी मैं दिखाऊंगा बाकी सबको। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है आपका, फर्स्ट लेक्चर है, और ये आप कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानोगे। ओम्स लॉ पढ़ेंगे आज, ड्रिफ्ट स्पीड पढ़ेंगे, और हमारा ओम्स लॉ पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हम देखते हैं यूज डेली लाइफ में हमारे क्या क्या यूजेस हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी के देखो आप इलेक्ट्रिसिटी देखा होगा आपने, मोशन। मोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में। अब तो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी आने लगी है। यस सर। तो उनको क्या करना Yes. होता है, डायरेक्ट चार्ज करो। अब देखो अभी आप कूल माइंड से पढ़ाएंगे अपन लोग। अब रेस्पॉन्स करोगे, समझ में आ रहा है अच्छे से तो आप रेस्पॉन्स करोगे, नहीं आ रहा है, डाउट है तो पूछोगे। डोंट वरी, चिल होके वो बैठो और चिल होके आप रेस्पॉन्स करोगे आराम से। डरना वरना कुछ नहीं है, भले ही मैं एक दिन के लिए आया हूँ आपको पढ़ाने के लिए, बट कोई नहीं, हो सकता है हमारी फिर से मुलाकात हो बाद में फिर कभी। तो सिमिलरली क्या इलेक्ट्रिसिटी की कार में भी कुछ यूज है क्या? सर बैटरी, सर कार की हाँ, बैटरी हाँ। से। अब तो पूरी कार ही इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली आ गई है। वैसे तो यस सर। कार, बैटरी, लाइट वगैरह है, जितने म्यूजिक सिस्टम होता है, काफी सारी चीज इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ब्लेंडर, आप जिससे आपकी मम्मा बनाना शेक, मैंगो शेक बनाते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज है। ड्रिल मशीन वगैरह यूज होती हैं, जैसे आप किचन में देखोगे आप, ओवन, रेफ्रिजरेटर, एसी, आयरन। कुछ लोगों ने रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल भी दिया था। लाइट के लिए यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे बल्ब है, CFL हुई, फ्लैश लाइट हुई, फोकस लाइट हुई, टेबल लैंप हुआ, कम्युनिकेशन में लैपटॉप, मोबाइल, रेडियो, टीवी। इन सब चीजों में आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो सोचो इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए कितना इंपोर्टेंट चैप्टर है कि नहीं इंपोर्टेंट? यस सर। अगर ये लाइफ से कट जाए तो कुछ भी नहीं रहेगा फिर। इसीलिए बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी इससे अच्छे खासे आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे अपन लोग। जस्ट अब आते हैं मेन टॉपिक पे। अब मटेरियल देख सुने थे हमने, मटेरियल अभी हम यहाँ पे थोड़ा बेसिक देखेंगे, बस मटेरियल्स का बेसिक इसलिए देखेंगे क्योंकि ये लास्ट में जाके मॉडर्न फिजिक्स में आपको पूरा चैप्टर मिलेगा सेमीकंडक्टर के नाम से, जिसमें आप सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर तीनों चीजें पढ़ोगे इन डिटेल। यहाँ पे सिर्फ हमें थोड़ा सा काम पड़ेगा कंडक्टर का, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किसमें होती है, कंडक्टर्स में। तो होता क्या है देखते हैं, कंडक्टर क्या होता है। सम इलेक्ट्रॉन्स आर वाइंडली वीकली वाउंड टू इट्स एटम, पेरेंट एटम। यानी कि क्या होता है, आपने सुना होगा कि जो एटम होता है उसके चारों ओर क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन। बेटा बोलो ना, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल ये और अच्छा वर्ड रहा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इससे वीकली बाउंडेड होते हैं। वीकली बाउंडेड मतलब अगर इसको थोड़ा सा भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स मिल जाए तो अपने एटम को छोड़ के भाग जाएंगे, अपने एटम को छोड़ के भाग जाएंगे। जिससे क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका चार्ज का फ्लो होने लगेगा, और चार्ज का फ्लो होने लगेगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। इसका मतलब दे आर ऑलमोस्ट फ्री टू मूव, नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि आप में से किसी एक बच्चे ने बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन, जो वीकली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और ये कंडक्टर होता है, वो अलाउ करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अलाउ करता है। अब सेम टू सेम आता है, इसका जस्ट अपोजिट आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है भाई, इंसुलेटर में होता है कि जैसे एटम होगा उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होते हैं। टाइटली बाउंडेड मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये इनको कहीं नहीं जाने देगा, बोलेगा कहीं मत जाओ, यहीं पे रहो मेरे पास,
पास बैठ के रहो, वो ये कहीं भी जाने नहीं देगा, मतलब टाइटली बाउंडेड होते हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड टू इट्स एटम, दे आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता मूव करने के लिए। और जब चार्ज का मोशन नहीं होगा या चार्ज फ्लो नहीं होगा तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होने देता, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। क्लियर है? Yes, sir. कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वीकली बाउंडेड होते हैं, इंसुलेटर में क्या होता है, टाइटली बाउंडेड होते हैं। और सेमीकंडक्टर दोनों के बीच का है, सेमीकंडक्टर दोनों के बीच का है, यानी कि जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लो टेम्परेचर पे तो टाइटली बाउंड हो जाते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इसके थोड़ा सा वीकली बाउंड हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन आपके फ्री भी हो जाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो होती है लेकिन कंडक्टर से कम होती है वो इंसुलेटर से ज्यादा होती है, जिनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और इस चैप्टर को तो हम पढ़ेंगे इन डिटेल तब जब आपका मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होगा। मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर नाम एक चैप्टर आएगा, उसमें आप इसको इन डिटेल पढ़ोगे, जिसमें एनर्जी बैंड्स होते हैं कंडक्टर में भी, इंसुलेटर्स में भी और सेमीकंडक्टर में भी, इनको इन डिटेल पढ़ेंगे हम उस वाले चैप्टर में। तो अभी हमें यूज होने वाला है कंडक्टर का, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो सिर्फ किस में हो सकता है, कंडक्टर में। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है। ठीक है, अब हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। जैसा कि एक बच्चे ने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी सर कुछ नहीं होती, सिर्फ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होती है। बिल्कुल सही बताया था कि द करंट, उसके साथ साथ पढ़ो जरा, द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज the charge flowing through any section of the conductor in 1 second, यानी कि किसी भी एक सेक्शन से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। जैसे मान लो ये आपका कोई भी मान लो कोई कंडक्टर है, कंडक्टर से मान लो यहां से कुछ चार्ज फ्लो हुआ, क्यों कुछ चार्ज फ्लो हुआ, और आपका ये कोई इसका एरिया है, मान लो किसी इस एक पर्टिकुलर एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है इन 1 सेकेंड, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इसी का जब कोई स्मॉल इंटरवल टाइम ले, स्मॉल इंटरवल टाइम के लिए करंट अगर जाने तो कितना स्मॉल चार्ज फ्लो हुआ और कितने स्मॉल इंटरवल में हुआ, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। ये वेरी करता है टाइम के साथ साथ, अभी हम आगे बढ़ेंगे, करंट वेरी भी करता है, उसके लिए ये एक्सप्रेशन दिया हुआ। अभी मेनली आप इतना मान लो, अच्छा इसका एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट एम्पियर। एम्पियर तो होती है, लेकिन एम्पियर। कूलम पर सेकंड होगी ना, यस सर। कूलम पर सेकंड, यस सर। यस क्या सर। कूलम पर सेकंड को क्या बोल सकते हैं, एम्पियर। अब देखो एम्पियर की जब हम डायमेंशन लिखते हैं तो इसमें मास है नहीं, लेंथ है नहीं, टेम्परेचर है नहीं है ना, यस सर। नहीं है तो क्या होगा, m0 l0 t0 a की पावर 1, a1, जिसको a1 बोले, a किसकी वजह से, एम्पियर की वजह से। और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, कूलम पर सेकंड और एम्पियर, दोनों में से किसी कुछ भी बोल सकते हैं, कूलम पर सेकंड भी बोल सकते हैं और एम्पियर भी बोल सकते हैं। अभी आपको इलेक्ट्रिक करंट समझ में आया किसकी वजह से होता है और कैसे होता है, ये समझ में आया। टोटल नंबर ऑफ, यस सर। टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम कितना फ्लो हो रहा है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो चार्ज कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारे पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ना, और हमें मतलब किससे होता है, चार्ज से। तो चार्ज कैसे निकलेगा, चार्ज मान लो यहां से 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स गए, तो हमें चार्ज कैसे निकालेंगे, 10⁵ इंटू इलेक्ट्रॉन भाई, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना गया, 10⁵ क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर ये बोल सकते हैं n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10⁵ 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 10⁵ इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻ के कितना 90। तो इतना कूलम चार्ज गया है। तो n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन टाइम t सेकेंड।
क्लियर है? अब देखो हमारा Yes, sir. करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, तो Q अपॉन टी। क्यू क्या है हमारा, NE, Q NE अपॉन टी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया इसका करंट का, कि हम करंट को Q अपॉन टी भी लिख सकते हैं या फिर NE अपॉन टी भी लिख सकते हैं। अगर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में दिया हुआ है तो हम इसको NE अपॉन टी भी लिख सकते हैं। अब हमें ये पता करना है कि भाई अगर मान लो किसी ने बोला कि भाई ये एक वायर है, इस वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर पर सेकंड करंट फ्लो हो रही है, ये मान लो 1 एम्पियर पर सेकंड करंट, या फिर 1 एम्पियर का मतलब ही है कि कूलाम पर सेकंड, एक्चुअली में कूलाम पर सेकंड। तो 1 एम्पियर करंट के लिए किसी वायर में फ्लो होने के लिए 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो मुझे ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो होने चाहिए उससे 1 एम्पियर करंट के लिए। 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, 1 एम्पियर का 1 एम्पियर का मतलब है कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में, 1 कूलम चार्ज, 1 सेकंड, 1 सेकेंड में 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होने चाहिए। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को अगर मैं देखूं कि I इक्वल टू 6.25 into 10 की पावर 8। अब मुझे ये बताओ, देखो I क्या है हमारा, I करंट। करंट कितना है, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर Yes, इसको sir. लिखो। अब n हमें निकालना है, E हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और T क्या है हमारा 1 सेकंड। तो क्या हमारा यहाँ से n इक्वल टू आएगा 1 अपॉन E आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। Yes, sir. क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या निकालना है कि हमारा 1 एम्पियर करंट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो होने चाहिए किसी वायर से। तो हमारा 1 एम्पियर करंट के लिए हमारा फ्लो होने चाहिए 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। सोचो अगर किसी वायर में, पतले से वायर में 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो हो रही है तो उससे 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो हो रहे हैं। 1 सेकंड में पलक झपकाओगे ना तब तक तो 10 to the power 18 ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके आगे से निकल जाएंगे उस वायर से। समझ पा रहे हो स्पीड, सारी Yes, चीजें sir. कितने माइक्रो लेवल की बात हो Yes, रही है। sir. क्लियर है इतना? Yes, sir. इलेक्ट्रिक Yes, sir. करंट, डायमेंशन, SI यूनिट और टोटल नंबर ऑफ चार्ज टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं, उस चार्ज से 1 एम्पियर करंट को फ्लो होने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड चाहिए वो भी हमने निकाल लिए। अब एक क्वेश्चन है छोटू सा, इस क्वेश्चन को करो जरा, छोटू सा क्वेश्चन। क्वेश्चन हो जाए तो हैंड रेज करिएगा, क्वेश्चन हो जाए तो। केशव आपने भी पहले क्लास ली है ना मेरी, शायद नो सर, ये तो शायद कोई और केशव होगा फिर। अच्छा केशव क्या है आपका आंसर? 5 into 10 की पावर 19। 5 into 10 की पावर 19। ओके, और किसी का? सविता आपका? सरिता? सर मेरा भी यही आया है। 4.99 था तब उसको राउंड ऑफ करके 5 आ गया। ओके ठीक है, चलो फिर करते हैं इसको। 2-3 लोगों का ही आया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? बहुत सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है बस। दिव्यांशु, सर यही आया सर। अंकित, आगे सर। अंकिता, हिमानी, सर यही आया। प्रगति। ओके चलो करते हैं फिर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला है इसने
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड, any section of a wire if it carries a current 1 ampere per second इसने बोल दिया, इसका मतलब t इक्वल टू क्या हो गया, 1 सेकेंड हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। Yes, sir. I Yes, I sir. इक्वल टू क्या है, 8 एम्पियर है, I इक्वल टू 8 एम्पियर है। तो हमने I इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ जरा, N upon T. N E A अपॉन upon T. T। I क्या है हमारा 8 एम्पियर, N हमारा निकालना है, E की वैल्यू बताओ, 1.6 into 1.6 माइनस के 90 -19 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 1 सेकेंड। अब देखो 19 seconds. क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 8 इक्वल टू n इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 20। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है इसमें कैसे लिखा मैंने? नहीं सर। तो देखो No, sir. 8 से 16 को काटा मैंने 2 टाइम्स, तो मेरा n कितना आ गया, n आ गया 1 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 20। अब इसको जब ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा 5, या फिर ऐसे चलो थोड़ा सा और 0.5 इंटू 10 टू द पावर 20, या फिर n इक्वल टू बोलूँ तो 5 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। यही आंसर आया था काफी लोगों का, Yes, sir. हाँ जी सर। क्लियर है? आगे बढ़े, बाकी लोग Yes, जिन्होंने sir. नहीं किया Yes, था sir. उनको समझ में आ गया, हाँ उनका जी भी सर। क्लियर हो गया ना। आगे बढ़े, ये तो गलत है, यस सर। इन्होंने टाइम को एक्चुअली में क्या रख दिया है 60 सेकेंड लिख दिया है, इन्होंने पर मिनट के हिसाब से सॉल्व कर दिया है। अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है भाई, हमने ये तो देख लिया कि फ्लो ऑफ चार्ज होता है, लेकिन चार्ज तो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो करता होगा नेगेटिव भी करता होगा, लेकिन डायरेक्ट करंट किधर फ्लो करती होगी, तो करंट हमेशा फ्लो करती है along द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उधर करंट फ्लो करेगी। या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपको जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन होगी उसके जस्ट अपोजिट आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव चार्ज है, जस्ट सेम डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब आपका नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट आपका फ्लो करेगा क्या, करंट। ये आपको हमेशा याद रखना है, हर एक क्वेश्चन में याद रखना है ये कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, और नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन के अलोंग होगी। क्लियर है इतना? यस सर। Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, मैं Yes, अगर sir. एक सर्किट बना दूं यहाँ पे वैसे ही, हाँ, यहाँ पे एक सर्किट मैंने बनाया, मान लो ये कोई रजिस्टर है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो मुझे करंट बताओ, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो करंट मेरी ए से होती हुई बी की तरफ जाएगी या बी से होती हुई ए की तरफ आएगी? A से B. A से B. बिल्कुल, हमारी करंट जो होगी हमेशा ए से, हमेशा नहीं, इस वाले क्वेश्चन में आपकी ए से बी की तरफ ऐसे करंट फ्लो होगी, करंट की डायरेक्शन, तो आई करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस भी, क्योंकि हमारा क्या है पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि यहाँ से मान लो नेगेटिव चार्ज जा रहा होगा, नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, तो ये इसकी डायरेक्शन जो है उसकी डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट हमारी करंट फ्लो करेगी, उसके जस्ट अपोजिट फ्लो करेगी। तो हम यही चीज हमारे इससे भी देख सकते हो कि जो मैंने ये वाला सर्किट बनाया है कि हमारा जो बैटरी लगी हुई है, बैटरी अगर आपकी जो लगी हुई है ये वाली बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज निकल रहा होगा,
नेगेटिव चार्ज निकल रहा होगा यहाँ से ये वाली डायरेक्शन में, तो हमारा इधर से पॉजिटिव चार्ज निकल रहा होगा, तो यही वाली डायरेक्शन हमारी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन उसकी करंट की, जैसा कि इसमें शो कर रहा है। ये हमारी डायरेक्शन किसकी होगी, करंट की। तो आपको करंट की डायरेक्शन समझ में आई, कैसे Yes, डायरेक्शन sir. दिखाते हैं हम करंट की, क्लियर है? Yes. ओके। Yes, sir. अब हम आते हैं कि हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कंडक्टर के बारे में। हमने कंडक्टर के बारे में पढ़ा था, तो हमें कंडक्टर में देखा था कि कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एटम से इतने पास पास होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, तो क्या भी आपस में टकराते होंगे? भाई एक रूम में Yes. एक रूम में मान लो मैं 1000 पीपल भर दूं और उस रूम की कैपेसिटी थी 20 लोगों की, चलो 20 थे, 20 ही भर देता हूँ, 20 थे 20 ही लोग भर दिया और मैंने बोल दिया जो जितना ज्यादा तेज दौड़ेगा उसको जितने ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो क्या सब लोग एक दूसरे से टकराएंगे? Yes, sir. टकराएंगे ना? Yes, अगर टकराएंगे Yes, sir. तो वही कैसे मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक कंडक्टर के अंदर, कैसे मोशन होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। मान लो वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ड्यू टू थर्मल एनर्जी। आपने शायद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा होगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा है आपने Yes, sir. 11th क्लास में, 11th क्लास में। Yes, sir. तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो एटम्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मूव करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर की वजह से उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है। देखो तो ऐसे इलेक्ट्रॉन, मान लो ये कोई रॉड थी, ये कोई कंडक्टर रॉड है, ये हमने इतना पार्ट काटा है, बस देखो इतना वाला पार्ट काटा है, इसी को हमने क्या किया है, जूम किया है। इसी को हमने जूम किया है, मान लो आप 100 टाइम्स 100x जूम किया है इसको, तब जाके आपको ये इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे होंगे आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन जितने में थे वही के वही हैं, जा कहीं नहीं रहा कोई। ऐसा नहीं कोई इधर उधर भाग जाए, ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसकी मोशन एक्चुअली में होती कैसे है, देखो इसकी मोशन कैसे होती है इन इलेक्ट्रॉन्स की, कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट किया तो वो ऐसे गया, यहाँ पे किसी से टकरा गया, यहाँ पे टकरा गया, फिर ऐसे मुड़ गया, फिर यहाँ पे किसी से टकरा गया, फिर ऐसे मुड़ गया, फिर यहाँ पे किसी से टकरा गया, फिर यहाँ पे ऐसे मुड़ गया, फिर यहाँ पे किसी से टकरा गया, फिर ऐसे मुड़ गया, फिर यहाँ पे टकरा गया, ऐसे ऐसे ऐसे। फाइनली वो क्या करेगा, जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे आ जाएगा फाइनली। ऐसा नहीं कभी रुक जाते हैं, ऐसा फाइनल ऐसी स्टेज कभी नहीं आती इन लोगों की, हमेशा टकराते रहते हैं, लेकिन जितने एरिया में टकरा रहे हैं वहीं पे रहते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। ये अब दिख रहा है आपको कि ये जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे आके रुक गया है, देखो ये वहीं पे आके रुक गया, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा? 0 होगा। Yes, नेट sir. डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा इसका, क्योंकि अभी इसके साथ में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया गया है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है। अभी आप देखोगे कि कोई रॉड, मान लो आपने आयरन रॉड उठाई, आयरन रॉड उठाते हो तो उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन तो मूव करते रहते हैं, अंदर ऐसे मूव करते रहते हैं। क्या आपको कभी करंट लगता है क्या? रॉड ओनली रॉड उठा लिया आपने, कभी करंट लगता है क्या? No, sir. नहीं लगता। करंट इसलिए नहीं लगता क्योंकि उस रॉड पे नेट चार्ज 0 होता है, और नेट चार्ज 0 कब होगा, जब आपके एटम से मौलिक सॉरी रॉड से ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं ना बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है, वो अंदर ही अंदर मूव कर रहे हैं, इसीलिए आपको कोई करंट वरंट नहीं लगता। अभी ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते तब क्या होता है, इससे अगली वाली स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल में हम इनकी मोशन को ट्रैक कर रहे हैं। बेटा आपको समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आपका रेस्पॉन्स रेट थोड़ा सा कम दिख रहा है मुझे, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये थम्सअप नहीं जिसका, केशव गौतम जिसका थम्सअप, आप बोल दिया करो, क्योंकि मैं जब स्क्रीन पे होता हूँ ना, लिख रहा होता हूँ, कुछ भी टाइप लिख रहा होता हूँ उससे पेन टाइप से, तो मुझे Yes, ये sir. स्क्रीन दिखाई, मुझे आपके थम्सअप दिखाई नहीं देते Okay, एक्चुअली। sir. ठीक है, तो आप Yes, sir. यस यस नो जो भी हो या करे बोल दिया करो, और फिर बोल के तुरंत अपना माइक म्यूट कर लिया करो, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि हाँ समझ में आ रहा है और पढ़ाते रहे आराम से। Yes, sir. ठीक है,
अब Yes, देखते हैं हम, आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के देखा होगा कि फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो एटम की एनर्जी का, एटम की जो एनर्जी, जो सॉरी एटम की एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kT। इसमें के क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और सॉरी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, हाँ। अब ये 3/2 kT होता है, 1/2 mv², ये नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहां से क्या होता है, हम v की वैल्यू पता कर लें, v की वैल्यू यानी कि इसकी जो स्पीड है, स्पीड पता कर लेते हैं 3 kT/n। 3 इंटू के की वैल्यू पुट की 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और टी क्या है 300 डिग्री। एट रूम टेम्परेचर अगर आपको kGT यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अगर थोड़ा कंसेप्ट हल्का है आपका, तो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा। एक्चुअली में ये फॉर्मूला 11th क्लास का है, और 11th क्लास का फॉर्मूला है, इसीलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इस क्लास के बाद में खोल के, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहां से क्या हुआ, हमने ये एवरेज निकालने की कोशिश की है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस स्पीड से मूव करता है। जब आपका कंडक्टर रखा हुआ है, आपके हाथ में है छोटी सी रॉड, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव कर रहा है, लमसम 10⁵ मीटर पर सेकेंड, या फिर बोल सकते हैं 100 किलोमीटर पर सेकेंड। भाई 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। आप सोच सकते हो ये स्पीड कितनी होती है, 100 किलोमीटर पर सेकंड। आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक लेके चले जाओ तो चालान हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? यस सर। तो ये देखो 100 Yes, sir. किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो देखना तो पॉसिबल है ही नहीं। ये जो आपको दिखाया गया है माइक्रोस्कोप, बहुत ज्यादा जूम करके आपको दिखाया गया, और फिर भी इसकी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। एवरेज वेलोसिटी 0 क्यों होती है, कोई बताएगा मुझे? एवरेज वेलोसिटी 0 क्यों होती है, या एवरेज बोलो या नेट वेलोसिटी बोलो? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो रही है, तो हाँ इसलिए। बिल्कुल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, इसीलिए उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। भाई जाएगा कहीं नहीं, ऐसे ही घूमता रहेगा, ऐसे 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 मटेरियल के अंदर ऐसे ऐसे घूमता रहेगा इलेक्ट्रॉन, जाएगा बाहर कहीं भी नहीं। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, इसलिए उसकी नेट वेलोसिटी 0 होती है। अब आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, अभी हमने पढ़ा स्पीड जो उसके अंदर मूव करता है एटम, ऐसे ही। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, अगर वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वाली वेलोसिटी है, तो इसका मतलब जब हम किसी चीज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, किसी एटम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, तो क्या होगा, देखो मान लो आपका एटम यहाँ पे था, पहले यहाँ पे गया, यहाँ पे किसी से टकराया, फिर ऐसे आ गया, फिर यहाँ पे किसी से टकराया, फिर ऐसे आ गया, फिर यहाँ पे किसी से टकराया, फिर ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे गया, यहाँ पे आ गया। इतने टक्कर के बाद में हमने एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की मोशन ली है, एक बहुत छोटे टाइम ऑफ इंटरवल के लिए, तो वो घुमा फिरा के उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ये कब है, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड के, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। अब देखते हैं हम जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तब क्या होगा। मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, और ये वही इलेक्ट्रॉन था जो हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले देखा था। अब वो क्या करेगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे गया, ऐसे गया, मान लो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे यहाँ तक, यहाँ पे आके रुक गया ये। तो आप देखोगे अब इसका कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट है, देखोगे दिख रहा है आपको नेट डिस्प्लेसमेंट ये वाला। यस सर। Yes. Yes, sir. ये अब क्या होगा, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं सिर्फ टकराना बंद कर दिया, टकरा रहा है अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, ये टकरा रहा है, लेकिन अब इसके पास कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट है। नेट डिस्प्लेसमेंट है। अब ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, इस तो इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, किसी टाइम में हुआ होगा, तो इसकी कुछ वेलोसिटी भी तो होगी, होगी कि नहीं? होगी सर।
तो इसी वेलोसिटी को हम बोलेंगे Yes. ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको प्रैक्टिकली फील दिया है मैंने आपको ये कि कैसे मूव करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे काम करती है। अब आप देखोगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी with which free electron get drifted towards the positive terminal। भाई इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। कितना ड्रिफ्ट हुआ है इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ड्रिफ्ट भी बोल सकते हैं। जैसा कि उसमें जो डेफिनेशन में लैंग्वेज यूज की है, इसको हम ड्रिफ्ट भी बोल सकते हैं या नेट डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। ये क्लियर हुआ इतना? Yes, अब sir. देखो हमने Yes, sir. इससे पहले क्या देखा था कि एटम ऐसे रैंडमली मूव कर रहे थे। अब देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो सिंपली सीधे सीधे चलने लगे। एक्चुअली में ये सीधे नहीं चल रहे हैं, ये जो ब्लू वाले से दिखाए हैं ना मैंने, ये वाले ऐसे चल रहे हैं, और इसमें शो किया गया है सिर्फ नेट डिस्प्लेसमेंट या फिर ड्रिफ्ट की वजह से शो किया गया कि इस स्पीड से आगे की तरफ ये इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये बताओ कि जब ये टकराएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी अदर इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो क्या उसकी स्पीड उस एक इंस्टेंट के लिए 0 हो जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. अरे किसी, मान लो मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, कोई बंदा है, यहाँ पे दीवार है, इस दीवार से जाके टकरा गया, इस दीवार से जैसे ही टकराया तब ये मुड़ के वापस आया फिर कुछ देर बाद, तो क्या इसकी वेलोसिटी या स्पीड कुछ टाइम के लिए 0 हुई होगी तभी वापस आ पाया है? Yes, sir. टकराने के बाद में स्पीड 0 होगी। अब हम क्या देख रहे हैं, हम देखेंगे जो मोशन होगी, इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होगी दो टकराने के बीच में। देखो यहां से जब यहां तक टकराया, हम ये मान के चल रहे हैं कि हर टकराव के बीच में सेम टाइम लगेगा। मान लो यहां से यहां तक जितना टकराने में टाइम लगा, या यहां से यहां तक किसी को टकराने में टाइम लगा, या यहां से यहां तक टकराने में टाइम लगा, इस टाइम को बोलते हम रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? Relaxation time. Relaxation time. रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है, देखो मान कि टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी कि अभी एक कोलिजन हुआ था, अभी किसी से टकराया था, दूसरा टकराना कितने टाइम के बाद होगा, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से कितने बाद टकराएगा, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मान लो हमारा एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ है L, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कितना वो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला है सिंपल सा, F इक्वल टू E upon E. बेटा QE ऊपर होता था। कैपिटल E होता है। हाँ QE बोल दो, या फिर इसको EE बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन है तो QE हो जाएगा ना, तो यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि F इक्वल टू QE। F इक्वल टू QE क्या, हमें जब इसको टकराया तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, 0 हो गई तो दोबारा से मोशन में आने के लिए क्या उस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा? अरे लग रहा Yes, होगा sir. ना, तो उसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन आएगा इलेक्ट्रॉन में। तो क्या मैं उस फोर्स को ma लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. और ma इक्वल होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर लग रहा है, E के इक्वल। तो हम यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक्सेलरेशन निकाल लिया। एक्सेलरेशन क्या, कहां से, जब वो उस किसी चीज से टकराया, टकराने के जस्ट बाद का एक्सेलरेशन है ये, A इक्वल टू E अपॉन m। टकराने के बाद में जिस एक्सेलरेशन से मूव करेगा वो एक्सेलरेशन में आ गया। अब हम क्या करें, रिलैक्सेशन टाइम है ये रिलैक्सेशन टाइम इससे दिख नहीं रहा है, एक मिनट। इसको हम बोलते हैं ड्राइव, ठीक है। अब हम आते हैं अरे यार, आप लोगों को बाद में समझ में नहीं आएगा फिर, इसलिए कह रहा हूं। अब हम चलते हैं, देखो रिलैक्सेशन टाइम क्या था, मैंने बताया था आपको, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। जब यहां से
मान लो यहाँ से टकराया था और यहाँ से घूम के ऐसे यहाँ पे आ गया। ठीक है, मान लो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम लग रहा था उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। Yes, sir. Yes, है? sir. तो यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगा तो उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम को किसे शो करते हैं, टाउ से। जैसा कि मैंने बताया था आपको, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। अब हम बात आती है हमारी कि हम फॉर्मूला ड्राइव करने पे। भैया हमें फॉर्मूला चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, सिंपल। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस at। अब v क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जब हम टकराया था तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, 0 हो गई थी कि नहीं हो गई थी? Yes, sir. Yes, इससे sir. टकराने के बाद 0 हो गई वेलोसिटी। अब 0 हो गई तो u इक्वल टू 0 हो गया, a की वैल्यू यहां से पुट कर दी, e कैपिटल E अपॉन m, e कैपिटल E अपॉन m। तो यहां से ये आपका फॉर्मूला आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, e अपॉन m इंटू टाउ। ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया तो यहां से आप देख सकते हो कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाउ के। टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। यानी कि जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा, जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और या फिर आप बोल सकते हो कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतनी ही ज्यादा आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। क्लियर है इतना? Yes, ड्रिफ्ट sir. वेलोसिटी का कांसेप्ट समझ Yes, में आया? sir. टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे, F इक्वल टू ma लिखा हमने, F इक्वल टू QE क्यों लिखा, और इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हमने ये एक्सप्रेशन ड्राइव कर दी। ठीक है, ऑल क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. ओके। No, sir. अब आते हैं हम करंट देखते हैं भाई। करंट का हमारा एक और फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में। अच्छा ये एक बात बताओ, मैंने मान लिया कि यहाँ पे छोटा सा कोई एक एरिया है, छोटा सा कोई एरिया है जिसकी डिस्टेंस है d, ये मान लो कैपिटल D, ये डिस्टेंस d है। तो इसकी वेलोसिटी अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो इसको ट्रेवल करने में और टाइम लग रहा है मान लो डेल्टा t टाइम लग रहा है। तो क्या मैं ये बता सकता हूँ d डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? भाई मुझे वेलोसिटी Speed पता है, equal to distance. हाँ वेलोसिटी पता है, मैं vd है, तो मैं निकालता हूं पहले कि डी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। क्या मैं डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल कर सकता हूं? Yes, sir. मैंने कोई कंडक्टर लिया, मैंने उसका एक छोटा सा एरिया लिया, छोटा सा लिया कि भाई यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक मूव करने में, ये इस डी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना, मतलब डी डिस्टेंस को कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, वो डेल्टा टी था मान लो। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करना डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, ये मैंने निकाल लिया। मान लो डी डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से vd इंटू डेल्टा टी। अब हम आते हैं कि इस जो एरिया था, ये वाला एरिया था, तो इसका कुछ वॉल्यूम भी तो होगा, क्योंकि 3D कंडक्टर ऐसा तो है नहीं प्लेट हो कि इसका एरिया ही एरिया हो, वॉल्यूम होगा ना। और हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि वॉल्यूम पर यूनिट, सॉरी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मान लो n है। पहले तो देखो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम एरिया इनटू डिस्टेंस। ये वाला अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, ये वाला अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो इस कंडक्टर का एरिया इनटू ये वाली डिस्टेंस d का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये जो ब्लू दिख रहा है उस वो वाला वॉल्यूम आ जाएगा इस कंडक्टर का? Yes, sir. आ जाएगा ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को भी वॉल्यूम कैसे निकाला? अब No, देखो sir. वॉल्यूम जब निकाल लिया तो हमें निकालना है कि भाई पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, इसमें चार्ज कितना होगा। अब ये n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज का उसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया चार्ज। ये क्या है, चार्ज। ये क्यू ही तो था, क्यू ही तो था, एन ई क्या था, क्यू इक्वल टू ही तो था एन ई में पढ़ा था ना।
तो ये आपका Q हो गया, इसमें अगर वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा ये हमने निकाल लिया, NE इंटू ये V की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, AVD इंटू डेल्टा टी, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हमें क्या निकालना है, हमें एक्चुअली में निकालना करंट था, क्योंकि करंट के लिए तो ये सारी चीजें कर रहे हैं हम। तो हमें करंट निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, सिंपल जो डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन थी, I इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा क्यू की जगह पर डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट कर दी, और डेल्टा टी हमारा नीचे था ही। तो देखो डेल्टा टी से आपका डेल्टा टी कट हो गया यहाँ से, तो हमारा I का ये एक्सप्रेशन बच गया। ये आपका फॉर्मूला, I करंट का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका ये फाइनल फॉर्मूला होता है करंट का। ये आपके VD क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर और A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर हुआ, ये करंट का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Yes, sir. आगे बढ़े फिर, Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा वैसे, Yes, sir. कोई बताएगा, बता दो फिर यार कुछ थोड़ा सा। V directly proportional to I होता है। आई होता है। बिल्कुल, भी डायरेक्टली, जैसे प्रैक्टिकल फील देते हैं आज हम, प्रैक्टिकल फील देते हैं, ये तो आपको सबको पता ही है, डेफिनेशन भी सबको पता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR भी पता है। यहाँ से इस वाले ग्राफ, इसको देखो, यहाँ से फील देखते हैं, देखो वो होता क्या है, यहां से V इक्वल टू IR, तो फिर R क्या है, R V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो हमने सबने पढ़ा, ये R का फील लेते हैं। R करता क्या है एक्चुअली में, R रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब अगर कोई जा रहा है उसको रोकना। अब आप यहाँ पर इसमें देखोगे एनिमेशन में कि वोल्टेज इसको धक्का मार रहा है, वोल्टेज A क्या है, A मतलब करंट, O मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट होती है ओम। वोल्टेज इसको धक्का मार रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उसको रस्सी से बांधे हुए उसको आगे नहीं जाने दे रहा, रोक रहा है ना। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जैसे किसी भी चीज को फ्लो होने से रोके, अगर किसी चीज को कोई फ्लो होने से रोकेगा तो हम यही तो बोलते हैं यार उसके सामने रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, उस काम में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये जो रेजिस्टेंस का काम है, करंट को रोकना, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज की स्पीड को कम करना, फ्लो को कम करना ही रेजिस्टेंस का काम है। आप यहां से देख सकते हो, जो रस्सी से ये जो काम कर रहा है, ये जो रस्सी से जो काम कर रहा है, वही काम होता है रेजिस्टेंस का एक्चुअली में, प्रैक्टिकली देखा जाए तो। अब इसका जरा प्रोपोर्शनलिटी देख लेते हैं कि जो करंट होता है और वोल्टेज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रिलेशन भी लीनियर होगा। जैसे कि अगर मान लो किसी पे 10 एम्पियर करंट है, कोई किसी इसमें 10 एम्पियर करंट है और 10 वोल्ट पे है, तो अगर इसको 12 एम्पियर करंट होगी तो 12 वोल्ट वोल्टेज होगा। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशनशिप, यानी कि एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरा चीज भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, उसी रेशियो से बढ़ेगा, तभी स्ट्रेट लाइन रिलेशन आती है। तो करंट और वोल्टेज के बीच में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप होती है हमेशा। ओम्स लॉ कुछ क्लियर हुआ, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट तो हम पढ़ चुके हैं, Yes, sir. ये वोल्टेज या फिर इसको हम बोलते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे, या फिर आप पढ़ चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस, 11 उसमें पढ़ चुके हो ना, लास्ट चैप्टर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े होंगे लास्ट चैप्टर में। Yes, sir. हैं? अरे काफी सारी डेरिवेशंस भी किए होंगे पोटेंशियल डिफरेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, सारे डेरिवेशंस भी किए होंगे और क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए। तो ओम्स लॉ था, ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल टू IR होता है आपका ओम्स लॉ, और I और V के बीच में लीनियर रिलेशनशिप। अभी रेजिस्टेंस के ऊपर, आपका जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर आज तो नहीं हो पाएगा, शायद आप ये कपिश्चर कराएंगे। रेजिस्टेंस पे आपको रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इसके फॉर्मूले आएंगे, इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में जनरली, उसके सारी चीजें होंगी, लेकिन अभी सिर्फ रेजिस्टेंस को यही तक बताया जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन को करो जरा, हैंड रेज करिएगा लेकिन। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है। 10 नहीं आएगा। हैंड रेज करने के लिए बोला था मैंने। केशव आप बताओ। सर 10 आएगा इसका। 10 10 बोल। आदित्य? सर 10 फोल्ड। हाँ देखो, देखते हैं एक बार में इसको। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ बैटरी इज 10 एम्पियर, यानी कि I इक्वल टू दिया है आपको 10 एम्पियर, ठीक है। इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम, यानी कि R इक्वल टू दिया है कितना, 1 ओम। ओम का सिंबल है ये। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है V ओम equal फ्लो। to I। V equal to IR। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर। V हमको पूछा है, I हमको दिया है 10 और रेजिस्टेंस 1 यानी कि 10 वो। ये तो सबसे हो गया होगा वैसे। इसको करो जरा। यस सर। ये भी सिंपल है, सेम फॉर्मूले पे है। अभी आपका वो फॉर्मूला एक ही हुआ है ना, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो सब हुआ है, तो अभी इसी पे फॉर्मूले पे होंगे क्वेश्चन आपके। विवेक शर्मा बताओ कितना आया है सर? सर इसका हाँ सर 1 मिनट। बैठे हुए थे विवेक, कर ही नहीं रहा था। नहीं सर, मैंने पिछले वाले के लिए किया। अच्छा सर ये तो कर रहा हूँ। ठीक है करो। सर हमारा हो गया। हाँ ऋतिक आप बताओ। ऋतिक सर 10 ओम। तमन्ना शर्मा। 10 ओम। ठीक है। आई थिंक ज्यादातर का आंसर आ ही जाएगा, इतना क्वेश्चन नहीं है ना। अब देखो 10 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 100। I इक्वल टू दिया है आपको कितना, 10 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V दिया है कितना, 100 वोल्ट। अब V इक्वल टू IR लगा दो सिंपल। और V दिया है आपको 100, I 10 एम्पियर, R पूछा है। R कितना आ गया, 100 डिवाइडेड बाई 10। R कितना आया, 10। एक और कर दो छोटू सा, बस एक और है। सर तो वही नहीं जो आपने पहले अच्छा करवाया वही था। है वही सर, वही हो वही गया वही। था। अच्छा एक सेकंड रुको ना, फिर इसको कट करके इसकी जगह कर लो आप 32 एम्पियर। अब करो। सर हो गया। क्या हो, कितना आया? 2 into 10 to the power 20। 2 इंटू 10 टू द पावर 20। चलो तो फिर टाइम Yes, होने sir. वाला है, चलो करते हैं इसको, टाइम होने वाला है वरना। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड, यानी कि T इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड। I कितना दिया हुआ है हमारा, 32 एम्पियर। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने I का, NE upon T। NE upon T। अब देखो I दिया हुआ है 32 और N हमने पूछा है, और E क्या होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9, और T हमारा कितना है, 1 सेकेंड। तो यहां से आप देखोगे 32 इक्वल टू N इंटू 1.6 को 16 कर दो, चलो 10 टू द पावर -20। अब देखो 16 से 32 2 टाइम्स कटेगा कि नहीं? सर तो यहाँ से n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 10 टू द पावर -20 आएगा कि नहीं? जी सर। तो n आपका आ गया Yes, यहाँ से 2 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड।
कितने लोगों का हो गया था ये? वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एकदम हलवा क्वेश्चन था भाई। सर इससे इतनी सिंपल इजी आएंगे जेई में, है इतनी इजी थोड़ी ना आएंगे जेई में। आता नहीं, एक आध क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, ऐसा नहीं है कि हम ऐवे करा रहे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी तो एक चीज होती है ना, कि आपको डायरेक्ट उस लेवल पे नहीं ले जा सकता, धीमे धीमे सीढ़ियों से लेके जाएंगे। भाई छत से अगर एक साथ कूदोगे तो पैर टूट जाएंगे, लेकिन आप सीढ़ी वाइज उतरोगे ना, स्टेप्स इसीलिए तो बनाए जाते हैं। पहले आपको इजी इजी क्वेश्चन कराएंगे, उस लेवल के लिए, उस लेवल पे ले जाने के लिए भी तो कुछ इजी क्वेश्चन कराने पड़ेंगे आप लोगों को, है कि नहीं? हाँ जी सर। हाँ, तो अभी आपको उस लेवल की sir. तैयारी, उस लेवल तक ले जा रहे हैं अभी हम, अभी वहां पे नहीं है कि आप बस ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो हर कोई जेई निकाल लेगा, उस लेवल तक लेके जा रहे हैं। ये क्वेश्चन करने से फायदा ये रहता है ना, आपको फॉर्मूले याद हो जाते हैं। आप 2-4 क्वेश्चन एक फॉर्मूले पे कर लोगे तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप फॉर्मूला याद करने की कोशिश करोगे तो फॉर्मूला याद नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन अगर कर लिया उस फॉर्मूले पे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल तरीका होता है। अगर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है फिजिक्स के में, तो आपको करना हमेशा ये है कि पहले तो क्या करना है, फॉर्मूले एक शीट पे लिख लो, चीटिंग करके करो, फॉर्मूलों से चीटिंग करके करो भले ही, लेकिन करो जरूर। अगर आप चीटिंग करके करोगे ना, अगर आप एक फॉर्मूला आपने 10 बार चीटिंग करके देख लिया, हर बार पेज पलट के देख रहे हैं, Q इक्वल टू आई इक्वल टू एनी अपॉन टी, हर 3-4 क्वेश्चन हो देखो, 5वें आप देखोगे ही नहीं, तो आपको याद हो गया, इसका मतलब आपको याद हो गया। ऐसे करके फॉर्मूले याद होते हैं फिजिक्स के। फिजिक्स से ज्यादातर लोगों को डर लगता है वरना, और डर इसीलिए लगता है क्योंकि उनको चीजें पता नहीं कि कैसे पढ़ना है फिजिक्स को। वो हर सब्जेक्ट को सेम तरीके से पढ़ते जाते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट सेम तरीके से नहीं पढ़ा जाता, हर सब्जेक्ट की एक स्ट्रेटेजी होती है। मैथमेटिक्स को भी आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, मैथमेटिक्स में फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, और फॉर्मूला कभी याद करने में याद नहीं होता, क्वेश्चन लगाने से याद होते हैं। क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाओगे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब आपको फॉर्मूला इसीलिए तो क्वेश्चन करवाए जा रहे थे, क्योंकि ये चीज इतने इजी क्वेश्चन कौन करवाएगा, वरना इजी क्वेश्चन इसलिए करवाने जा रहे थे क्योंकि ये फॉर्मूले अदर फॉर्मूले जब ड्राइव होंगे ना उनमें यूज होंगे, आपको याद हो जाए, इसीलिए क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को? Yes sir. ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये गलत है, चलिए इसने गलत सॉल्व कर दिया है, इसने 60 सेकंड ले लिया है। अब ये आपका असाइनमेंट है, ये भी इजी है, बहुत इजी है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है हमने? पहले पढ़ा था हमने पहले करंट की डेफिनेशन, करंट के, नहीं उससे पहले हमने पढ़ा था के बारे में, डेली लाइफ में यूज क्या क्या होता है करंट का। उसके बाद हमने पढ़ा था कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। उसके बाद पढ़ा था हमने करंट के बारे में, पढ़ा था। उसके बाद डायरेक्शन के बारे में, उसके बाद पढ़ा था हमने कि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मोशन कैसे होती है। उसके बाद पढ़ा था हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद में हमने पढ़ा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बाद में कुछ क्वेश्चंस किए, और क्वेश्चंस करने के बाद हमको असाइनमेंट देखे और हम आगे। थैंक यू। ठीक है, वैसे टाइम भी हो गया आपकी क्लास का। यस सर। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? नो सर। नो सर। मुझे लग रहा है बस एक ही डाउट है सर, नहीं सर कब तक आएंगे, है ना? नहीं सर। सर ये असाइनमेंट किसको भेजनी है? नहीं, असाइनमेंट आप सॉल्व करके अपने पास रखो, जब नेक्स्ट क्लास होगी आपकी तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, और अदरवाइज आप आंसर की ले लीजिएगा सर से, सर मैंने आंसर की दे दो इनकी कि क्या क्या आंसर होंगे, बस इतना काफी। अगर कोई गलत है तो फिर आप मैसेज में कैसे भी करके कॉन्टेक्ट करके आप आंसर ले सकते हो सर से। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। चलो फिर अभी नेक्स्ट क्लास तो कपिश्वर ही लेंगे आपकी कल, और अगर फिर कपिश्वर अगर छुट्टी पे गए तो फिर से मुलाकात होगी अपन लोगों की। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। अच्छे से पढ़ो। बाय बाय एवरीवन। अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो अच्छे से, और जेई के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, इस बार भी आए हैं। आप लोग जेई निकालोगे आराम से, मस्त कॉलेज में बीटेक करोगे जाके। ठीक है।
आज मजा आया सर क्लास में। ओके श्योर, थैंक यू सो मच। मजा एक्चुअली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना इंटरेस्ट से पढ़ते हो। पढ़ाते सभी सही है, सब सही पढ़ाते हैं, बस आपके इंटरेस्ट, आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो सब्जेक्ट में। अगर आप इंटरेस्ट लोगे ना तो आपको हर क्लास में मजा आएगा, हर क्लास में मजा आएगा, ये गारंटेड है मेरी। क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके सामने पढ़ाने आते हैं कोई भी नया नहीं है। 4-5 साल तो 3-4 साल हर कोई पढ़ा के आ चुका है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा के आ चुके हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे आपकी फीस 1.5 लाख 2 लाख रुपए पर एनम लगने वाली है, वो टीचर आपको फ्री पढ़ाते। तो ये तो ऑब्वियस है कि आपको पढ़ाया तो एकदम अच्छा रह रहा है। ठीक है, ओके जशिका गौतम, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर। यू वेलकम एवरीवन, वेलकम बेटा। अब आप अभी आपकी नेक्स्ट क्लास है क्या कोई? नो नो सर। लेकिन मेरी तो नेक्स्ट क्लास है इसलिए मुझे जाना होगा। ओके सर, बाय बाय सर। बाय बाय एवरीवन, बाय सर। बाय Bye, sir. बाय।